तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। सो हम लोग बेटा थर्मोडायनेमिक्स ही कर रहे थे अभी, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई हैं जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सबको कवर कर लिया है। ठीक है। तो आज की क्लास में जो रिमेनिंग चीजें हैं उन सबको भी हम लोग पूरा देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर और क्या क्या हम लोगों को और कवर करना है। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ओके। सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आता है बेटा, आपको बोलता है कि व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। कि ये बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे आप बॉन्ड एनर्जी को और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। ठीक है। देखो, so when a bond is formed between the two atoms in a gaseous state to form a molecule, some heat is always evolved, which is called the bond energy or bond formation energy, है ना। तो डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल और इजी है कि जब भी भाई कोई बॉन्ड फॉर्म्ड होगा दो एटम के बीच गैसियस स्टेट में और मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है, दोनों कंबाइन होकर H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और भी से बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के नाम से याद रखेंगे। राइट। नाउ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और डिसोसिएट बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, है ना। यानी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या होती है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और डिसोसिएट बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है। दैट इज बिटवीन द सेम टू टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो भाई बॉन्ड एनर्जी तो समझ गए कि भाई उसको एटम को मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और डिसोसिएट बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, राइट, बिटवीन द सेम टू टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। नाउ, bond energy is taken as the average value of dissociation energy of same type of bond present in one mole। यानी बॉन्ड एनर्जी को कैसे हम कंसीडर करते हैं, तो इट इज ऑलवेज टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ वन। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख के समझते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो सके। तो मान लो, इन केस ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मेरे पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। यानी इस केस में जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, तो in this the bond energy is equal to the enthalpy of bond dissociation। फॉर एग्जांपल देखो, ये H और Cl है, ये Cl है ना, गैसियस फेज में। तो ये ब्रेक हुआ H और Cl2 के Cl में। तो यहाँ पे डेल्टा H कितना है कि भाई प्लस है। तो ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतनी एनर्जी अगर आप दोगे ना तब ये HCl का बॉन्ड जाके टूटेगा। और अगर नेगेटिव एंथैल्पी होती है वो क्या डिनोट करता है कि भाई ये बॉन्ड ना जब बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, बॉन्ड तोड़ने के लिए जब आप एनर्जी दोगे उसको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो मान लो ये HCl का कोई बॉन्ड है, ये H और Cl में टूटा, तो डेल्टा H कितना है, 431 किलो जूल पर मोल। यानी पर मोल HCl को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो इतनी है। नाउ, हाउएवर इन केस ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, मान लो कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये तो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल था, डाईएटॉमिक मतलब सिर्फ दो ही एटम्स हैं। पॉलीएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा है, जैसे मान लो CH4 हो गया तो चार हो गए ना। तो मान लो C और 4H में ब्रेक होगा तो टोटल एनर्जी मैंने बोला 1664 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब क्या हुआ, अब तुमसे कोई पूछे मुझे पर्टिकुलर एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो कैसे कर दोगे, 1/4 ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। कि टोटल तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उसको 1/4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल CH4 में चार CH बॉन्ड होंगे ना, CH एंड CH, तो चार बॉन्ड होंगे। तो चारों को हमने 1/4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। तो ये निकल के आ गया पर्टिकुलर का 416 किलो जूल पर मोल। ठीक है। Now, as a chemical reaction involves the breaking of old bond in a reactant and formation of new bond in a product, the enthalpy change of reaction can also be calculated by the formula like a sum of the binding energy of reactant minus में sum of the binding energy of the product। ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? चलिए बेटा। नाउ,
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कि कौन कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हमारा यहाँ पे अफेक्ट डाल रहे हैं। तो चलो देखते हैं भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला, साइज ऑफ द एटम। पहला क्या है बेटा? तो पहला है हम लोगों का साइज ऑफ द एटम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइज ऑफ द एटम। तो साइज ऑफ द एटम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ द एटम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जस्ट वेट बेटा एक सेकेंड। माई स्क्रीन इज ऑडिबल विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? राइट, चलो ठीक है, विजिबल है। सो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला कौन सा फैक्टर हो गया? तो पहला फैक्टर तो आप सबको क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है कि पहला फैक्टर हो गया हम लोग का साइज ऑफ द एटम। तो साइज ऑफ द एटम हमारा पहला फैक्टर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी साइज ऑफ द एटम से किस तरीके से बॉन्ड एनर्जी अफेक्ट करेगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर छोटा साइज, ऑब्वियसली हमें पढ़ते भी हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है तो इजिली ब्रेक हो जाएगा, है ना। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, जितना स्मॉलर एटम का साइज होगा हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हायर विल बी द बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो बेटा, तो नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चीजें समझते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम हैविंग लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर मोर पोलर एंड मोर आयोनिक, है ना। यानी जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बिटवीन द एटम्स हैविंग द large difference in their electronegativity values are more polar and ionic, hence their bond energy will be larger। यानी जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा ऐसे एटम के बीच जिनके बीच लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि भाई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव होगा, और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव होगा। हेंस देयर बॉन्ड एनर्जी विल बी लार्जर। तो वहां पे जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या हो जाएगी बेटा? वहां पे बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत ही लार्जर देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? बताइए एक बार फटाफट। चलो, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। चलो, नेक्स्ट क्या फैक्टर है भाई? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ तो बिल्कुल समझ आ ही रहा है कि भाई जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना इजीली टूट जाएगा बॉन्ड। यानी शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ हाइयर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। हाइयर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एक ये चीज भी हम लोगों को दिमाग में फिक्स रखना है, ठीक है, कि शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ हाइयर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डन। चलो भाई, तो बिल्कुल सही बोला ये, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आता है? तो ये देखो बेटा, द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, अगर अलग अलग बॉन्ड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या ऑर्डर आ रहा है? तो ध्यान से देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हमें क्या ऑर्डर दिख रहा है? द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड विल बी, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, और फिर सिंगल बॉन्ड का। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अलग अलग बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। समझ चुके होगे भाई। 3 बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। और उसके बाद आपका क्या आ गया है? सिंपल आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप इन सबको डिफाइन कर सकते हो। जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो? नो? चलो भाई, नाउ
एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, हेस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन का। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, तो आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो क्या होता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समेशन, जरा ध्यान से देखो। तो अकॉर्डिंग टू दिस हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है ये, तो ये कहता है बेटा कि the total heat change accompanying a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or more than one step। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो हीट चेंज होगा, जो हीट निकलेगा, कोई रिएक्शन हो रही है, वो सेम होगा, चाहे आप उस रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या आप मल्टीपल स्टेप में कराओ, यानी जो वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो अभी एग्जांपल के हेल्प से भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये, कि एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो उसको भी एक बार फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मेरे को C+O2 से CO2 बनाना है, तो या तो ये तरीका है कि आप सीधा CO2 बना लो, C+O2, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि आपने C+½ O2 लिया एंड आपने CO बनाया, देन CO को फिर लिया और फिर उसमें ½ O2 ऐड करके CO2 बनाया। तो एक तो ये तरीका है कार्बन से CO2 बनाने का, 2 स्टेप में किया। दूसरा तरीका था डायरेक्टली आप ऑक्सीजन को कंबाइन करके CO2 बना दो। तो ये कह रहा है कि पहले स्टेप में जितनी एंथैल्पी निकलेगी, है ना, मान ली इसके लिए एंथैल्पी डेल्टा एच है, और इसके लिए एंथैल्पी मैंने बोला H1 है, इसकी एंथैल्पी H2 है। तो जो डेल्टा एच होगा मतलब टोटल एंथैल्पी, तो वो H1 और H2 के प्लस होगा। ठीक है, कि कितना H1 H2 है उसी की वैल्यू के इक्वल हो। ठीक है, तो ये कहानी हो जाती है बेटा हमारा पूरा इसके बारे में, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में। बताओ भाई जल्दी से, किसी को कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, जो चीज समझ नहीं आई हो, बताओ, इससे रिलेटेड कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है सब यहाँ तक? हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये वाली चीज क्लियर हो गई? क्या होता है हम लोग का हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन? डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर हो गया तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। देखो वही एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि अगर आप ए से बी बना रहे हो, डेल्टा एच उसका चेंज इन एंथैल्पी है, तो अगर आप ए से बी बना रहे हो इस तरीके से, या फिर आप ए से बी बना रहे हो थ्रू सी एंड थ्रू डी, तो बात एक ही आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, राइट। सो हेयर H1 H2 and H3 आर द एंथैल्पी चेंज व्हेन द बी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए थ्रू इंटरमीडिएट सी एंड डी। तो ये चीज को आपको याद रखना है स्लोक, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज थर्मोकेमिकल कैलकुलेशन, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस बोलते हैं उनको। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस आप किसको बोलोगे, कैसे डिफाइन करते हो कि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगा या नहीं होगा, क्या क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करने का, तो याद रखो बेटा, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग डाउन द रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कौन कौन सा? तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का हम लोगों को निकालना है। लेट अस अज्यूम कि मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है मीथेन का। तो बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कल भी पढ़ा था अच्छे से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन, मतलब कार्बन H2 के साथ रिएक्शन करके CH4 बनाएगा, यानी C+2H2, दिस विल गिव्स अस CH4। तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई इसी से हम लोगों को CH4 यहाँ मिलने वाला है। चलिए, अब इसके लिए आपको मान लो डेल्टा एच निकालना है, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, देखो। पहला तो तरीका यही है कि आपको अलग अलग एंथैल्पीज की वैल्यूज क्वेश्चंस में गिवन हो गया, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे तो कंफ्यूज ना होना, है ना, क्वेश्चन भी करेंगे एग्जांपल समझने के लिए। तो वहां पे पहला तरीका तो ये है कि भाई वहां पे अलग अलग आपको ना एंथैल्पीज की वैल्यूज गिवन होगी। जैसे आपको C+2H2 से CH4 बनाना है, तो वहां से CH4 प्लस CO2 की वैल्यू गिवन होगी, C+O2 CO2 की वैल्यू गिवन होगी, H2 प्लस O2 H2O का फॉर्मेशन का वैल्यू गिवन होगा। तो इन सभी को यूज करके हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर दो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को किससे माइनस कर दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से। तो एक तरीका हमारा ये भी हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द reactant. So this is the another way by which we can easily calculate the
हीट और एंथैल्पी फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो बहुत ही ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जरा आप लोग, और मुझे आप बताओ क्या बोला है इसने निकालने के लिए। ठीक है, जल्दी बोलो फटाफट। तो वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। तो सबसे पहले तो आपको एम लिखना पड़ेगा, जैसे वहां पे एंथैल्पी फॉर्मेशन मीथेन का बोला था तो आपने खुद ही लिखा था ना, C+2H2 इज इक्वल टू मीथेन। आप मुझे बताओ इस मिथेनॉल के फॉर्मेशन को आप कैसे लिख सकते हो, कि ये मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस चीज को आप कैसे लिखोगे, आप मुझे बस इतना बताओ कि इस मिथेनॉल के फॉर्मेशन को आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हो, बताओगे? मिथेन, इसके फॉर्मेशन को आप कैसे लिखोगे यहाँ पे? चलो, तो हमें क्या क्या चाहिए मिथेनॉल बनाने के लिए? एक कार्बन दिख रहा है, तीन और एक चार हाइड्रोजन दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना? तो कैसे करेंगे बेटा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन लेंगे, फिर हमने 2H2 लिया, फिर हमने O लिया, O2। अब हमें आधा चाहिए तो हाफ मोल ले लेते हैं। बेटा क्या हम ये करेंगे तो हमें मिथेनॉल मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, ये रहा CH3OH, ये रहा CH3OH। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना CH3OH मिल गया, दैट इज C+2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस CH3OH। तो ये हम लोगों का बन गया बेटा मिथेनॉल। यहाँ पे जल्दी बताओ भाई, क्लियर है मिथेनॉल का फॉर्मेशन? तो C+2H2 प्लस हाफ O2 दिस विल गिव्स अस CH3OH। तो ये हम लोगों का पूरा बेटा मिथेनॉल यहाँ पे बन चुका है। डन, मिथेनॉल समझ आ गया सबको? चलो, अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब यही आपका एम है, दिस इज द एम, ये हम लोगों को बनाना है। अब आप देखो इन सभी इक्वेशंस को ध्यान से। आपको इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 3 दे रखा है, और आप मुझे इन तीनों को देख के बताओ, तीनों इक्वेशंस को, कि क्या ये चीजें दे रखी है इसमें? तो सबसे पहले देखो कार्बन, तो कार्बन कौन से इक्वेशन में है? 2 में। तो कार्बन दिख रहा है 2 इक्वेशन में है। फिर हमें चाहिए H2, तो H2 दे तो रखा है यहाँ पे इक्वेशन 3 में। 2H2 चाहिए तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन भी दिख गया, लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ही दिख रहा है। H2 भी लेफ्ट हैंड ही साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ही दिख रहा है। हाफ O2 दिख रहा है हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड, तो O2 भी मिल जाएगा। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पे सारी चीजें मिल जा रही हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें CH3OH चाहिए राइट हैंड साइड। तो देखो ये CH3OH इसमें किधर दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो जो चीजें हमें प्रोडक्ट के साइड चाहिए और दे रखा हो रिएक्टेंट के साइड, तो उस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी आपका कुछ तरीका ये होना चाहिए कि ऐड करो, ऐड इक्वेशन 2 प्लस ऐड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को ऐड किया, प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इक्वेशन 2 को ऐड करो प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, और इसमें से माइनस कर दो, माइनस कर दो किसको? तो माइनस कर दो इक्वेशन 1 को। तो क्या बेटा बात बन जाएगी? बताओ, इक्वेशन 2 लिया, उसमें 2 इंटू इक्वेशन 3 को प्लस किया और माइनस कर दिया इक्वेशन 1 को। बताओ, तो ये कुछ बात बन रही है क्या यहाँ पे? तो बिल्कुल बन रही है बेटा। कैसे बताओ? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, चलो मैं एक बार प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले इधर हम लोगों ने कार्बन लिया होगा, फिर हम लोगों ने O2 लिया, पहले मैं ना लेफ्ट हैंड साइड सब लिख रहा हूँ, फिर 2 इसमें मल्टीप्लाई किया था इस पूरे इक्वेशन में, है ना? तो ये हो गया होगा आपका 2H2 प्लस 1/2 इंटू 2 दैट इज O2। हाँ, प्लस, अब बताओ मेरे को, ये दोनों प्लस हो गया, दिस एंड दिस, चलो ये तो हो गया। माइनस में क्या किया है ऊपर वाला, यानी ये आपका हो गया CH3OH -3/2 O2। डन, 3/2 O2। अब इधर क्या क्या बच रहा है उसको लिख देते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी से। तो क्या क्या बच रहा है बेटा हमारा इधर? तो इधर हमारा हो जाएगा CO2 +2H2O -CO2 -2H2O। देखो बेटा, सब अपने आप यहाँ पे कैंसिल हो रहे होंगे, -2H2O से +2H2O, -CO2 से +CO2। और ये देखो O2 और O2 मिलके 2O2, तो ये बन गया C, ये हो गया 2H2,
O2 और O2 मिलके 2O2, 2O2 में से 3/2 O2 माइनस कर दो, और CH3OH जो माइनस का इधर था ना, उसको मैं इधर ले जा रहा हूँ बेटा, तो ये इधर आ गया CH3OH, तो इधर आके प्लस का हो गया है ना। अब बताया तुम्हें 2O2 में से 1.5 O2 गया, हाफ O2 ही तो बचा, यानी देखो जो हमें चाहिए था वो बिल्कुल मिल गया, कि C मिल गया, 2H2 मिल गया, और हाफ O2 मिल गया, और प्रोडक्ट के साइड हम लोगों को CH3OH मिल गया। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। हमने जो ये चीज लगाई है इक्वेशन 2, और 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 1, 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, क्या ये बात सही है कि नहीं। सही है ना। अगर सही है तभी तो वैल्यूज निकल के आ गई हमारी, है ना। तो ये वैल्यूज हमारी बहुत ही आराम से निकल के आ गई। तो इससे हम लोगों को साफ साफ पता लग गया, क्या पता लग गया बेटा। तो इससे हम लोगों को साफ साफ यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, कि ये जो हमारा जो हमने लगाया है एड इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से भी बेटा आप इसको फाइंड आउट या कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। बताओ, क्लियर है ना। तो ये कहानी है बेटा, तो इस चीज को हम लोगों को ऐसे समझ के रखना होता है। डन। चलिए, अब आंसर कैसे निकलता, फिर ये तो मैंने प्रूव कर दिया, आंसर कैसे निकलेगा। कुछ नहीं है, जो इक्वेशंस लगाया है उसी में तो आंसर करना है, ऐड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की एंथैल्पी कितनी है, -393। तो लो, -393। अब बताओ, -393 +2 इंटू इक्वेशन 2, यानी +2 इंटू -286, यही है, -286। फिर माइनस करना है लास्ट वाले को 726, तो माइनस माइनस 726, बस इतने को ही सॉल्व करना है। तो ये हुआ -393, और ये हो जाएगा आपका, माइनस ही रहेगा, 2 इंटू 286 कर लो, कितना आएगा, करो कैलकुलेट। 2 इंटू 286 बेटा फटाफट बताओ सभी लोग कैलकुलेट करके। तो 286 × 2, तो ये हो गया 572। तो -572, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 726। तो कितना आंसर आएगा बेटा, -393, फिर है आपका -572, फिर क्या है आपका +726। तो आंसर कितना आना चाहिए, -239। तो कौन सा आंसर सही होगा, -239 आ रहा है, बताओ भाई जल्दी। तो सॉल्व करके आ गया -239 किलो जूल पर मोल। तो कौन सा करेक्ट हुआ बेटा, ए। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, -239 किलो जूल। जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर हुई सबको। कोई ऐसा बच्चा जिसको क्लियर नहीं हुई हो या कोई भी डाउट हो तो पूछो एक बार। ये सबको क्लियर हो गई है, फटाफट एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, फिर आगे चलते हैं। ये सबको समझ आ गया है। हम्म। डन। आई होप सबको आ गया है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो आगे चलते हैं फटाफट। ओके, सो एक और है, ये मैं आप लोग को ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। सेम टू सेम उसी की तरह करना है, जो जो आपको वैल्यूज गिवन है उसी के हिसाब से सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एज इट इज सेम टू सेम करना है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपको वहां पे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है जी। चलिए, नाउ अब एक नया हैश लॉ आपको क्लियर हो गया ना, हैश लॉ पे ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं हैश लॉ पे ऐसे, ठीक है। तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग सीधा नए टॉपिक पे, दैट इज हीट कैपेसिटी। ठीक है, कि ये हीट कैपेसिटी क्या है हम लोगों का, ठीक है। कि किस तरीके से आप हीट कैपेसिटी को समझोगे, किस तरीके से हीट कैपेसिटी को आप डिफाइन करते हो, ठीक है। तो देखो भाई, हीट कैपेसिटी क्या होती है, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। सो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सिस्टम।
यानी हीट कैपेसिटी को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो? तो हीट कैपेसिटी क्या हो गई कि कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ताकि मैं किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा सकूं। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन सबको, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी बोलते हैं उस सिस्टम की। डन, चलो। दिस इज डिनोटेड बाय सी, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं बेटा सी से। तो दिस इज डिनोटेड बाय सी, तो ये चीज भी हम लोगों को भी याद रखना है कि इसको सी से डिनोट हम लोग करेंगे। ओके, नाउ हीट कैपेसिटी, जैसे कि हीट और वर्क डन दोनों क्या थे? पाथ फंक्शन। तो हीट कैपेसिटी इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। तो हीट कैपेसिटी भी क्या कहलाता है हमारा? पाथ फंक्शन कहलाता है। तो हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन, याद रखना है सबको। हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन, याद रखो। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? तो हीट कैपेसिटी विच इज सी, तो ये सी किसके इक्वल होता है बेटा? दिस सी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो सी किसके इक्वल होता है? डी क्यू ओवर डी टी के। तो डी क्यू ओवर डी टी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी क्यू ओवर डी टी। क्लियर है? हीट कैपेसिटी। नाउ अब देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज। यानी मैग्नीट्यूड जो होता है हीट कैपेसिटी का वो किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द साइज, कॉम्पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम। तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड हीट कैपेसिटी का, कि भाई क्या साइज है, क्या कॉम्पोजिशन है और क्या नेचर है सिस्टम का, जिसका हमें हीट 1 डिग्री बढ़ाना है। अब देखो, हीट कैपेसिटी वैरीज डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी जो हीट कैपेसिटी है वो डायरेक्टली वेरी करता है, किसके साथ वेरी करता है? तो वो डायरेक्टली वेरी करता है विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, कि भाई कितना सब्सटेंस है जिसका हीट आपको बढ़ाना है, ज्यादा है या कम है। तो हीट कैपेसिटी वेरीज डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ substances. It is also affects temperature. तो हम क्या बोल रहे हैं कि it also affect temperature, मतलब ये टेम्परेचर पे भी फर्क डालता है। So it also affect temperature. Now अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, if the magnitude of heat capacity is large, there is only a small rise in temperature by a given amount of heat. यानी अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर मैग्नीट्यूड हीट कैपेसिटी का लार्ज है, यानी if the magnitude of heat capacity is very large, then there is only a small rise in temperature by the given amount of heat. मतलब मैंने बोला कि भाई ये सब्सटेंस ऐसा है जिसका हीट कैपेसिटी लार्ज है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी लार्ज है? इसका मतलब ये है कि देयर इज वेरी स्मॉल राइज इन टेम्परेचर बाय द गिवन अमाउंट ऑफ हीट, कि अगर उसको हम हीट देंगे तो बहुत स्मॉल राइज होगा उसके टेम्परेचर में। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी ऑफ H2O इज लार्ज, दस a large amount of heat is required to raise its temperature. तो अगर मैंने बोला हीट कैपेसिटी वाटर का बहुत ज्यादा है, तो मतलब हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी H2O के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इसमें आ जाता है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। तो ये नाम से ही पता लग रहा है ना, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, किसी के लिए, है ना। यानी इन अ केमिकल कैलकुलेशन वी ऑफ्टन यूज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है? तो जैसे वहां पे मैंने हीट कैपेसिटी की बात की कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ सब्सटेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया 1 ग्राम सब्सटेंस, कि भाई मेरे को 1 ग्राम, पर्टिकुलर सिर्फ 1 ग्राम सब्सटेंस दे रखा है। ठीक है, अब आप बताओ मुझे कि उस 1 ग्राम सब्सटेंस के, ठीक है फिर से, उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट आप दोगे उसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट। यानी specific heat is defined as the heat required to raise the temperature of one unit mass by 1 degree, either Celsius और Kelvin। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी,
कि ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है हम लोगों का, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मोलर हीट कैपेसिटी? देखो, when the definition is given in the terms of mole, है ना, ऑब्वियसली सिंपल सी है। स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया कि भाई 1 ग्राम को बढ़ाना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो सिमिलर मोलर हीट का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, और उस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 degree Celsius is called molar heat capacity. तो एकदम टर्म वाले नेम है ये, है ना। Now the specific heat capacity and molar heat capacity can be calculated with the help of the following formula. देखो, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बेटा, याद रखना आप लोगों को। So this formula we are using for the calculation of molar heat capacity, that is Q is equal to C into M into delta T, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं? चलो, यानी Q is equal to heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, C is the specific heat capacity, M is the mass, and delta T is the temperature change in degree Celsius. डन, चलो भाई, तो ये चीज तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो, हीट कैपेसिटी एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और हीट कैपेसिटी एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो दोनों को ध्यान से समझना, एक को सीबी बोलते हैं, एक को सीपी बोलते हैं। सो सीवी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीवी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज चेंज इन द हीट ऑफ द सिस्टम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, बाकी वही कहानी है कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो Cv is equal to dq over dt. Now from the first law of thermodynamics we all know that dq is equal to du plus pw, है ना, मतलब p dv इनका मतलब वर्क डन होता है। तो dq is equal to du plus pdv, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, है ना। नाउ अब आप क्या करो, आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv तो हो गया जीरो, तो अगर dv जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी वर्क डन भी जीरो हो गया, ठीक है। और तो dq किसके इक्वल आ गया, du के इक्वल, यानी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हो, डी यू। तो CV इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। और हम सब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं थर्मोडाइनमिक्स में कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी होती है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते थे, है ना। तो दिस कम्स आउट टू बी डी यू बाई डी टी। दस द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे क्या बताता है, एंथैल्पी, कि में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमेशा एंथैल्पी डिफाइन होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमेशा इंटरनल एनर्जी। चलो, अब बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ हीट ऑफ द सिस्टम विद द पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर एट अ प्रेशर, राइट, एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, वॉल्यूम वेरिएबल है। देखो अब, देखो, जैसे ये Cp इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, Cp क्या है बेटा, डी क्यू बाई डी टी है, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट लगा रखा है, डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ अगेन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डब्ल्यू। अब हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई होती है वो किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के इक्वल। एंथैल्पी की डेफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई होती है वो होता है एंथैल्पी के इक्वल। तो डी क्यू इज इक्वल टू, तो डी एच आ गया, आया कि नहीं, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया डी एच। नाउ दिस डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ठीक है। तो दिस डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। तो ये देखो Cp इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगेन dH अपॉन dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। डन, क्लियर है। चलो, सो वी कैन से दैट thus heat capacity at a constant pressure also represent the rate of increase of enthalpy of a system with the temperature. Done. अब देखिए बेटा,
क्या रिलेशन होता है सीपी और सीवी का। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, क्या रिलेशन है। तो हम सबको पता है कि एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी, है ना। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम तो ये होता है ई प्लस पीवी। नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी ऑल नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंड फॉर द वन मोल दैट इज एन इज इक्वल टू वन, पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, आरटी हो गया। सो हियर H इज इक्वल टू ई प्लस आरटी, है ना। H किसके इक्वल आ गया है, ई प्लस आरटी के इक्वल आ गया है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो dH अपॉन dt इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस आर, यानी dH अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा, डी बाई डी टी प्लस आर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, यानी ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दिस dH अपॉन dt इज इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस आर, राइट। नाउ ये dH अपॉन dt को क्या बोलोगे, तो अभी अभी पढ़ा है, दिस dH अपॉन dt इज नोन एज Cp। तो इस dH अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं बेटा, Cp। तो Cp से डिफाइन करते हैं। एंड दिस de अपॉन dt, दिस de अपॉन dt, ये क्या होगा, तो dH अपॉन dt तो हो गया Cp, एंड दिस de अपॉन dt हमारा क्या हो जाता है, Cv। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू में पता है कैलोरीज और के जूल में क्या होती है, कैलोरीज में तो अराउंड 2 हो जाता है। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8.314 इन केस ऑफ जूल पर केल्विन। तो कुल मिला के ये याद रखना है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होगा हम लोगों का Cp एंड Cv, क्लियर है। चलो, तो ये हम लोग का Cp और Cv का रिलेशन आ गया है। एक और इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है सभी लोगों को, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, यानी द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्यों क्यों है Cp ज्यादा, इसका रीजन देखो बेटा। When the gas is heated at constant pressure, क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं, प्रेशर फिक्स है, तो एक्सपैंड होगा। यानी when the gas is heated at a constant pressure, it expand. Thus, in case of Cp, heat is required for the two purpose. यानी Cp के केस में दो पर्पस के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। पहला, to increase the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius, ये तो उसका बेसिक नीड है। और दूसरा, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, कि भाई वहां पे दो काम हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो उस एक्सपैंड के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो उसके लिए भी यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है। और एक दूसरा हीट है टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द 1 मोल ऑफ अ गैस और सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो Cp का दो काम होगा, दो पर्पस होगा, इसीलिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जबकि अगर आप Cv को देखो तो व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the pressure of the gas has to increase, right? Now as the gas is not allowed to expand, therefore in case of Cv, whole heat is required for raising the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius. इसीलिए Cp always greater than Cv होगा। नाउ ये जो रेशियो होता है Cp अपॉन Cv, इसके रेशियो को गामा बोलते हैं, है ना। यानी द रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, constant volume is represented by gamma. Now the value of gamma gives information about the atomicity of the gas. Diatomic है, polyatomic है, triatomic है, इसके बारे में ये आइडिया देगा gamma. From the ratio Cp by Cv we get an idea, ठीक है, we get an idea of atomicity of a gas. For example, for any hypothetical process, if the type of gas is given कि monoatomic है कि diatomic है, then the specific heat can be calculated by using the expression the C is equal to R upon gamma minus 1. गामा गिवन होना चाहिए वहां पे कि भाई डाइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक क्या है, ठीक है। और गामा की वैल्यू बेटा ना हमेशा एयर के लिए 1.4 होता है, यानी फॉर एयर द रेशियो ऑफ Cp बाई Cv इज इक्वल टू 1/4, ये फॉर एयर है, ठीक है। तो ये फॉर एयर आया है निकल के। चलो, अब आ जाते हैं हम सीधा एंट्रोपी से रिलेटेड, तो ये कुछ लास्ट ही है अब एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की बात करते हैं, तो एंट्रोपी क्या मेजर करता है बेटा, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच मेजर द
डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, जो रेंडमनेस मेजर करता है सिस्टम का कि भाई कितनी ज्यादा रेंडमनेस है। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कोई सिस्टम सॉलिड का बना हुआ है, लिक्विड का बना हुआ है और गैस का बना हुआ है, तो गैस वाले में सबसे ज्यादा एंट्रोपी होने के चांसेस है ना। यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which measures the degree of randomness in a system and it is generally denoted by S। तो इसको जनरली कैसे डिनोट किया जाता है? S से डिनोट किया जाता है। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाई एस, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नाउ अब क्या है भाई, तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, जबकि जो हीट कैपेसिटी है और अपना वर्क डन और हीट था वो क्या था? आपका पाथ फंक्शन। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन दैट इज चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अगर एंट्रोपी आपको निकालना हो, कैसे निकालो? चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस में इनिशियल एंट्रोपी। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी? तो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी आर जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। ये देखो मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? सबसे पता है गैसेज की, वहां रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड और सबसे कम होगी सॉलिड की। नाउ some examples in which the entropy either increase और डिक्रीज, ठीक है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखो जहां पे एंट्रोपी या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अ मॉलिक्यूल इफ केप्ट इन अ लार्जर वॉल्यूम कंटेनर, तो क्या होगा भाई? किसी मॉलिक्यूल को आप लार्जर वॉल्यूम कंटेनर में रख दो तो ऑब्वियसली वहां पे रेंडमनेस बढ़ेगा ना, कि आपने छोटे में रखा था, आप अपने एकदम लार्ज वॉल्यूम में रख दिया, तो जैसे ही मॉलिक्यूल को आप रखोगे लार्जर वॉल्यूम में तो वहां रेंडमनेस बढ़ेगी, तो वी कैन से दैट एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, decomposition of a compound increase entropy while the combination result decrease in entropy, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे मान लो आपके पास CaO है, इसको मैंने डिकम्पोज किया तो ये डिकम्पोज हुआ कैल्शियम में, है ना। CaO है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन में हुआ, या मैंने बोला कि CaCO3 है मेरे पास, तो इसको डिकम्पोज किया तो ये CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हुआ। तो जब भी डिकम्पोज करेंगे तो देखो ना एंट्रोपी बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रहा है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीज एंट्रोपी वाइल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो C+O2 मिलके CO2 बन गया, तो कॉम्बिनेशन में एंट्रोपी हमेशा घटता है, तो ये याद रखना है। Decomposition of a compound increase entropy while the combination result to decrease in entropy, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, in some of in case of atoms or molecule belonging to the different elements, है ना, यानी in case of atoms or molecule belonging to a different elements, the one with the higher mass have a greater entropy for the inert gases, right। यानी ऐसे एटम और मॉलिक्यूल की बात करूं जो बिलोंग कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, विच बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एलिमेंट्स, द वन विद द हायर मास हैव अ ग्रेटर एंट्रोपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एंट्रोपी ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो सबसे कम होगा हीलियम का और सबसे ज्यादा होने वाला जीनॉन और रेंजनन का। डन। नाउ द मॉलिक्यूल विथ more atoms of a given type or with the greater number of chemical bond or a greater capacity to take up energy means greater thermal disorder, thus have a greater entropy। तो हम उसको कह सकते हैं कि इनकी एंट्रोपी अब ज्यादा होगी, है ना। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विद द मोर एटम ऑफ अ गिवन टाइप or with a greater number of chemical bonds or a greater capacity to take up energy means greater thermal disorder, thus have a greater entropy। Done। Now जैसे एंट्रोपी है हमारे पास एसिटाइलिन का, इथाइलिन का और इथेन का, तो हमें पता है यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे रेंडमनेस बहुत कम है, ट्रिपल बॉन्ड में एकदम टाइटली बॉन्डेड है, तो वहां पे एंट्रोपी कम होगी, है ना। अब देखो, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन रिजल्ट टू एंट्रोपी इंक्रीज व्हाइल क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी। सही बात है भाई, वेपराइजेशन हो रहा है, कोई चीज लिक्विड से गैस में बदल रही है, फ्यूजन हो रहा है, कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है, तो इन सब केसेस में क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन कोई चीज लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे एंट्रोपी घट जाएगी। एट एब्सोल्युटली जीरो, एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट इन कंपाउंड इज जीरो बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट एटम इज जीरो। Now, stretching of rubber band result in increase in entropy, while in case of boiling of egg, entropy decreases.
एंट्रोपी ऑल्सो मेजर द अनअवेलेबल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। एंट्रोपी ऑल्सो क्या मेजर कर रहा है? अनअवेलेबल एनर्जी, बट दैट इज द एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे एंट्रोपी के बारे में हमारी बात हो गई। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंट्रोपी का पढ़ते हैं और फिर से एक साथ खत्म करेंगे आज की क्लास को। तो पहला कि एंट्रोपी इज ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी ये डिपेंड करता है मास पे। तो एंट्रोपी इज ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, the values depends upon the amount of substance present in the system, है ना। यानी पहला तो हो गया कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरा कि इसकी वैल्यूज डिपेंड करेगी अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एंड नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की, वो एक स्टेट फंक्शन होती है। यानी एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट वेरिएबल like temperature, pressure, volume, number of moles, right? So we can say that thus the change in entropy is given as delta S of entropy, that is S final entropy minus में initial entropy, right? And the change in entropy for the cyclic process, because it is a state function, so जो भी state function होता है उसके लिए change in entropy is always zero होगा भाई। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई। तो यहीं पे खत्म करते हैं। कल इन सैटरडे एंड संडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर्स के ऊपर। तो ध्यान से ज्वाइन करना क्लास को, जिसका कुछ मिस भी हो गया है ना वो भी कर सकता है, और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर वहां से हम लोग इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे।